सानह सफूरा के 2 अहम किरदार गिरफ्तार। एक मुल्जिम पर मरने वालों पर बेदर्दी से गोलियां चलाने और दूसरे पर माली मुआवनत के इल्जामात हैं। दूसरा मुल्जिम कराची की निजी यूनिवर्सिटी का CEO भी है। लाल मस्जिद के मौलाना अब्दुल अजीज के सामने रियासत बेबस है या उनकी हामी है? हकीकत क्या है, अवाम सच जानना चाहते हैं। करप्शन और दहशतगर्दों को फंडिंग के खिलाफ रेंजर्स की कार्रवाइयों पर कदगन ना लगाई जाए। वफाकी हुकूमत जल्द सिंध हुकूमत और सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के मौक़िफ़ से आगाह करेगी। डॉक्टर आसिम हुसैन केस पर सिंध हुकूमत और रेंजर्स में कशमकश अब भी जारी है। आज केस में ड्रामाई मोड़। सरकारी वकील सरकार के खिलाफ अदालत पहुंच गया। सोलो फ्लाइट की सियासत नहीं चलेगी। तहरीक इंसाफ में यह एहसास पुख्ता हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब पंजाब में पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर शहबाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ और सिंध में फंक्शनल और नून लीग के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी के खिलाफ ओपोजिशन करेगी। और पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से दोनों तरफ रिवायती सोच बदल रही है। बेहतरी के आसार नुमायां हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हम अपने प्रोग्राम में तालीम याफ्ता नौजवानों की इंतहा पसंदी और फिर दहशत गर्दी की तरफ माइल होने के बारे में आपको बताते रहे हैं। मुख्तलिफ लोग जो गिरफ्तार होते रहे उनके बारे में बताते रहे हैं। आज हम आपको एक और अहम गिरफ्तारी से मुतालिक बताएंगे। एक गिरफ्तारी ऐसी है जिसके मुतालिक अब से कुछ देर पहले SSP सिटी इन्वेस्टिगेशन बता चुके। एक गिरफ्तारी ऐसी है जिसके बारे में हम आपको अभी बताने वाले हैं कि आज ये कितनी अहम गिरफ्तारी हुई है। और ये शख्स उन लोगों में शामिल है जो सफूरा वाक़े में सबसे पहले बस में दाखिल हुआ, उन शूटर्स में शामिल है जो सबसे पहले दाखिल हुआ। इसके पास से क्या क्या मिला और इसने किस किस बात का एतराफ़ किया है। लेकिन उससे पहले आज CTD की कार्रवाई में होने वाले इस अहम मामले के हवाले से आपको बताते चले कि कराची में CTD ने क्लिफ्टन में कार्रवाई की। इस कार्रवाई में कोई तालिब इल्म नहीं, ना ही कोई उस्ताद गिरफ्तार हुआ है, बल्कि इस मर्तबा निजी यूनिवर्सिटी के CEO को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। सानह सफूरा में सहूलतकार होने का इल्ज़ाम है। ये केस जितनी तेजी से इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है उतनी ही तेजी से लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं, उतनी ही तेजी से दायरा कार फैल रहा है। मुल्जिम आदिल मसूद बट 1987 में अमेरिका गया, इंडियाना यूनिवर्सिटी से MBA किया, 1994 में क्लिफ्टन में कैंप्स नामी इंस्टीट्यूट खोला। मुल्जिम आदिल बट ने 2000 में तंजीम इस्लामी में शमूलियत इख्तियार की और CTD ने 4 दीगर मुल्जिमान को भी गिरफ्तार किया है। इस हवाले से इंचार्ज CTD राजा उमर खत्ताब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया और बड़ी ही चशमकुशा हकाइक उन्होंने बयान किए कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी महमूदाबाद डिफेंस और बलोच कॉलोनी से अमल में आई। और इस गिरोह में ये अहम बात है कि इस गिरोह में खवातीन अहम किरदार अदा कर रही थी। किस तरह कर रही थी, क्या खवातीन करती थी, किस तरीके से दूसरे लोगों को दहशतगर्दी की तरफ माइल करती थी, राजा उमर खत्ताब ने क्या बताया, जरा सुनिए। सबसे अहम गिरफ्तारी जो भी चंद रोज पहले की गई है उसमें आदिल मसूद भट्ट एक आला तालीम याफ्ता शख्स है। इसने सेंट पैट्रिक कॉलेज स्कूल और सेंट पॉल से तालीम हासिल की और आला तालीम के लिए 1987 में अमेरिका चले गए। वहाँ से इंडियाना यूनिवर्सिटी से BBA और न्यूयॉर्क फॉर्डन यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री हासिल की और 92 में पाकिस्तान वापस आ गए। साल 2000 में आदिल भट्ट ने तंजीम इस्लामी में शमूलियत इख्तियार की और डॉक्टर इसार के हाथ पर बतौर एक कारकुन के बैत की। तंजीम इस्लामी के दौर में मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें होती रहीं, जिनमें शिबा अहमद, खालिद यूसुफ बारी वगैरह शामिल थे। इन तमाम अफराद की गिरफ्तारी से सबसे अहम इंकशाफ ये हुआ कि ख़वातीन का एक बहुत मजबूत नेटवर्क चल रहा है, जिसकी सरपरस्ती खालिद यूसुफ बारी की अहलिया, जो कि अमूमन ख़वातीन में USB भी तकसीम करती हैं, जिसमें दाइश के मुतालिक लिटरेचर है। साद अजीज़ और स्टूडेंट की अहलिया और उनकी सास मुफ्ती तौसीफ़ की अहलिया और दीगर ख़वातीन बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं। यह ख़वातीन इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में दर्स व तदरीस की रोशनी में ख़वातीन की जहनसाजी करती हैं, दहशतगर्दों की शादियाँ कराती हैं और फंड जमा करती हैं। आपने सुना क्या कह रहे थे SSP उमर खत्ताब। खवातीन किस तरीके से USB तकसीम करती हैं। दाइश का लिटरेचर होता है, दाइश का सारा जो लिटरेचर है वो बांटा जाता है, उनकी तालीमात फैलाई जाती हैं। इससे पहले भी CTD सिंध ने
6 अक्टूबर को हिजबुत तहरीर से ताल्लुक रखने वाले एक इंजीनियर मोहम्मद उवैस राहिल को हिरासत में लिया, जो एक आला तालीमी इदारे में पढ़ाते थे। जबकि पंजाब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने भी रवामा पंजाब यूनिवर्सिटी के 3 प्रोफेसर आमिर सईद, उमर नवाज और गालिब अता को गिरफ्तार किया। इन प्रोफेसर्स पर कलदम सिपा साहबा पाकिस्तान और कलदम हिजबुत तहरीर से रवाबित का इल्जाम था। अहम इदारों में, अहम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। CEO एक कॉलेज के गिरफ्तार हुए हैं, मगर एक और अहम कड़ी है, एक और अहम गिरफ्तारी आज हुई है और वो गिरफ्तारी है इस्माइली बरादरी पर सफूरा के इलाके में हमला करने वाले एक और दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया है, जो इस्माइली बरादरी के अफराद पर गोलियां चला रहा था। ये उन लोगों में से है, उन गोलियां चलाने वालों में से है जो सबसे पहले दाखिल हुआ। साइलेंसर वाली पिस्तौल इसके पास थी, इसने फायरिंग की। क्या क्या तफसीलात हैं, क्या चीजें इससे बरामद हुई हैं, इसकी तस्वीर आपने देखी ली है। सैयद आरफीन हमारे साथ मौजूद है। आरफीन, तफसीलात बताइएगा इस गिरफ्तारी के हवाले से। शाहजेब, बहुत अहम गिरफ्तारी अमल में आई है। एक ऐसा शख्स साना सफूरा का में मुलविस वो शख्स गिरफ्तार हुआ है जिसने इस्माइली बरादरी के मासूम लोगों के सरों पे जाके अपने साइलेंसर याफ्ता पिस्तौल से गोलियां बरसाईं। हाफिज उमर उर्फ हफीज़ उर्फ हैदर अब्बास को गिरफ्तार कर लिया गया है। हसास इदारों की जानिब से ये गिरफ्तारी अमल में आई है। हमारे इंटेलिजेंस ज़राए ने हमें इस बात की कंफर्मेशन की है कि ये गिरफ्तारी गुजरावाला के इलाके से अमल में आई है। ये हाफिज उमर वो शख्स था जो सबसे पहले दहशतगर्दों में उस बस के अंदर दाखिल हुआ। पहले इसको रोका गया था और फिर ये वो शख्स था जो अपनी साइलेंसर याफ्ता पिस्तौल लेके उस बस में दाखिल हुआ। इसने मासूम लोगों को निशाना बनाया। जिस वक्त इसको गिरफ्तार किया गया है, इसके पास से वो पिस्तौल, वो साइलेंसर याफ्ता पिस्तौल भी बरामद हुआ है जो उसने साना सफूरा में इस्माइली बरादरी के मासूम लोगों पर हमले के लिए इस्तेमाल किया था। जिसो हमारी जो मालूमात है उसके मुताबिक ये एक तस्वीर भी आप हमारे पास देख रहे होंगे इस दहशतगर्द की, हाफिज उमर की, जो उसकी मौजूद है। लेकिन जब इसको गिरफ्तार किया गया है तो इसके चेहरे पे इसने अपनी दाढ़ी को मुंडवा दिया था। एक आम सा, एक क्लीन शेव नौजवान था जिसको गिरफ्तार किया गया और ये बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा था। जो ताहिर मिनाज इस गिरोह का सरगना था, उसके GID बताती है कि अब्दुल्ला यूसुफ जो इस साना सफूरा का मरकजी किरदार था, या कह लें कि मास्टरमाइंड था जिसने इस सारा साना सफूरा का तश्कील दी सारे, उसने ताहिर मिनाज और हाफिज उमर को ये हिदायत की थी कि इस्माइली बरादरी के ऊपर बस पे हमला किया जाए। ये दो अहम शख्सियत थी, ताहिर मिनाज और हाफिज उमर। बताया ये जाता है कि हाफिज उमर अपने ग्रुप में ताहिर मिनाज, साद अजीज़ के बाद तीसरा नंबर था हाफिज उमर का, जो अपने गर्दाना जाता है इस ग्रुप के अंदर। इसका एक भाई पहले भी गिरफ्तार हो चुका है जिसका नाम हाफिज नासिर है और इसके सर की। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सैयद आरफीन मौजूद, तफसीलात बता रहे थे ये जो पूरा नेटवर्क है इसमें किस तरह गिरफ्तारियां हो रही हैं, और आखिर में आरफीन बता रहे थे कि इसके सर की कीमत भी रखी गई थी और दाढ़ी मुंडवा चुका था। जब इसने कार्रवाई की तो दाढ़ी थी और जब गिरफ्तारी हुई है दाढ़ी मुंडवा चुका था। अहम कार्रवाइयां हो रही हैं और जाहिर है इस अहम वाक़े के हवाले से दायरा कार भी फैल रहा है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, नित नई किस्म की शख्सियात सामने नजर आती हैं। एक और अहम मामला है जिस पर बात करना बहुत ज़्यादा लाजमी है और वो इस्लामाबाद के हवाले से है। शायद दुनिया के किसी और मुल्क में यह ना होता हो कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी हो, मगर उसके कैपिटल में एक शख्स के खिताब की वजह से, जुम्मे के खिताब की वजह से मोबाइल फ़ोन सर्विसेज बंद कर दी जाती हैं। शायद कहीं और ना होता हो कि उस मुल्क का वजीर दाखिला पार्लियामेंट में खड़ा होकर यह कहता हो कि जब उन्हें वापस यहाँ बसाना था तो इनके खिलाफ ऑपरेशन ही क्यों किया था। अब से कुछ दिन पहले चौधरी साहब ने एक अहम खिताब किया था असेंबली से, उसमें उन्होंने अपनी जो वजारत थी उसकी कारकर्दगी की बात की। यह बताया कि इस्लामाबाद में एक एक घर का पता है, कौन रहता है पता है, ये सब बातें काबिल तारीफ। लेकिन अब जो बात की गई है उससे सवालात पैदा होते हैं। लाल मस्जिद और मौलाना अब्दुल अजीज 2007 से मुख्तलिफ हवालों से खबरों में रहे हैं। लग ऐसा रहा है कि या तो रियासत मौलाना अब्दुल अजीज की हिमायत में है या उनके आगे बेबस है, पाकिस्तान के दारुल खिलाफा में बेबस है। ऐसी ही बेबसी का मुजाहरा जहां आज वजीर दाखिला चौधरी निसार ने कौमी असेंबली में किया, जबकि वफाकी हुकूमत पिछले एक माह में 3 बार इस बेबसी का इजहार कर चुकी है। आज PTA की जानिब से मोबाइल कंपनीज को हिदायत दी गई कि लाल मस्जिद के एतराफ सेक्टर G6 और G7 में दिन 12 बजे से दोपहर 2:30 तक मोबाइल सर्विसेज बंद कर दी जाए। ये बंदिश इसलिए की गई, और ये सुनिए, ये पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में बंदिश इसलिए की गई कि मौलाना अब्दुल अजीज जुम्मे की नमाज से खिताब न कर सकें, लाल मस्जिद आ नहीं सकते, मोबाइल के जरिए खिताब करते हैं। इसलिए ये हल ढूंढा गया पाकिस्तान में अरबाब इख्तियार की तरफ से कि बेहतर होगा
कि आप मोबाइल फोन सर्विसेज बंद कर दें, अवाम उससे सफर करें ताकि ये खिताब न कर सकें। इसी तरह की बंदिश हुकूमत की जानिब से 11 दिसंबर और 27 नवंबर को भी की गई थी। 16 दिसंबर 2014 को आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले के बाद लाल मस्जिद के खतीब मौलाना अब्दुल अजीज ने मुतनाज़ बयान दिया, जिसके बाद उनके खिलाफ मुख्तलिफ FIR दर्ज हुई। लेकिन अब वजीर दाखिला चौधरी निसार का बयान सामने आया है, जिसमें उनका कहना है कि मौलाना अब्दुल अजीज के खिलाफ कोई केस ही नहीं है। वजीर दाखिला शायद ये भूल गए कि उस पूरी सूरत हाल में जो 1 साल पहले हुई थी, उसमें सोसाइटी की जानिब से मौलाना अब्दुल अजीज के खिलाफ FIR दर्ज भी करवाई गई थी। और इस FIR के बाद इस्लामाबाद इंतजामिया और लाल मस्जिद के साबिक खतीब के दरमियान मुआहदा हुआ था, जिसके मुताबिक मौलाना अपनी सरगर्मियां महदूद रखेंगे। लेकिन आज चौधरी निसार साहब कहते हैं कि मौलाना के खिलाफ कोई FIR नहीं, कोई केस नहीं। कल मैं इनको गिरफ्तार या पुलिस गिरफ्तार करे तो केस तो कोई है नहीं, कब तक अदालत में रखेंगे आप? मौलाना अब्दुल अजीज के खिलाफ इस्लामाबाद के थाने में FIR दर्ज है। 19 दिसंबर 2014 को, कॉपी आप इस वक्त अपने सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिविल सोसाइटी ने लाल मस्जिद के खतीब मौलाना अब्दुल अजीज के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। ये FIR आपको अपनी स्क्रीन पर जैसा कि हम कह रहे हैं नजर आ रही है। इस FIR में मौलाना अब्दुल अजीज पर इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने सिविल सोसाइटी के अरकान को जान से मारने की धमकी दी है। लेकिन इस FIR के बाद भी कुछ नहीं हुआ। मौलाना अब्दुल अजीज के खिलाफ एक और FIR 21 दिसंबर 2014 को MKM की जानिब से अजीजाबाद थाने में करवाई गई। ये FIR भी आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। इस FIR में MKM की जानिब से इल्जाम लगाया गया कि मौलाना अब्दुल अजीज ने एक वीडियो पैगाम में MKM के कायद और MKM राब्ता कमेटी के अरकान को धमकियां दी हैं। इन FIRs का क्या हुआ, कुछ पता नहीं। वजीर दाखिला चौधरी निसार मालूमात हासिल करें, पार्लियामेंट को बताएं कि इन केसेस का क्या हुआ। जहां वफाकी वजीर दाखिला ने मौलाना के खिलाफ FIR ना होने का बताया, वहां उन्होंने दबे लफ्जों में यह भी कहा कि अगर लाल मस्जिद के खतीब मौलाना अब्दुल अजीज को इस्लामाबाद में फिर बसाना ही था। और यह बड़ी अहम बात की है और चौधरी निसार साहब बहुत हद तक इस बात में हक बजानिब है, इस गिले में हक बजानिब है, क्योंकि उस वक्त हुकूमत नहीं थी नून लीग की, उस वक्त हुकूमत थी जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की, उसके बाद हुकूमत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। इसके अलावा सवाल पैदा होता है इदारों की तरफ भी कि जब उन्हें यहाँ बसाना ही था तो ऑपरेशन करने की जरूरत क्या थी। क्या कहते चौधरी साहब जरा सुनिए। 2007 में इतना बड़ा ऑपरेशन किया गया, हम समझते हैं गलत, कुछ समझते हैं सही किया गया। उसके बाद फिर इन मौलाना साहब को फिर वापस इधर किस लिए बसा दिया गया? फिर उस ऑपरेशन की जरूरत क्या थी? अहम बात की चौधरी साहब ने यह नहीं बताया कि वो कौन है जिन्होंने मौलाना अब्दुल अजीज को इस्लामाबाद में दोबारा बसाया। 2007 का लाल मस्जिद ऑपरेशन जिन हालात में हुआ उसका सबको इल्म है। इस ऑपरेशन में लेफ्टिनेंट कर्नल हारून इस्लाम समेत 10 SSG कमांडोज शहीद हुए। इस पूरे सानहे के बाद भी अब भी मौलाना अब्दुल अजीज रियासत की रिट को चैलेंज करते हैं, लेकिन रियासत उनके आके बेबस नजर आती है। मौलाना अब्दुल अजीज खिताब करते हैं, रियासत उसका हल ये तलाश करती है कि मोबाइल फोन सर्विसेज बंद करके शहरियों को और इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल उसके शहरियों को परेशान करें। इस अहम और हसास मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिविल सोसाइटी के एक तवाना आवाज हैं, आप सिविल सोसाइटी की आवाज उठाते हैं, जिब्रान नासिर हमारे साथ मौजूद है। जिब्रान नासिर, बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। ये जो FIR का मामला है उस वक्त आपने आवाज उठाई थी, क्या हक बजानिब है जब निसार साहब कहते हैं कि कोई केस ही नहीं है, हम कैसे कार्रवाई करें? शाजिब साहब, जमहूरियत में रहते हैं ना, तो हम सारे पुर्जे हैं उस मशीन के जिसने पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बेहतर बनाना है। मीडिया एक पुर्जा है, हुकूमत एक पुर्जा है, अवाम एक पुर्जा है। APS के बाद ये आप भी जानते हैं उस 2-3 दिन के अंदर हुकूमत हक्का बक्का थी कि अब क्या करें, पता नहीं है क्या हो गया। आर्मी परेशान थी कि कंटोनमेंट में घुस के स्कूल के अंदर अटैक कर दिया। उस वक्त आवाम बाहर निकली थी, एक मोमेंटम दिया था, एक मैंडेट दिया था अपनी लीडरान को कि देखो हम सड़कों पे खड़े होकर कह रहे हैं कि हमारे कातिलों को पकड़ लो, बस हो गया, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। कि मोमेंटम पूरा 1 साल मुआहदे करके, झूठ बोल के, गलत बयानी करके, अपनी लापरवाही की वजह से, गैर जिम्मेदारी कैसे लूज कर दिया। मैं सवाल करता हूं, क्या चौधरी निसार मेरे लीडर हैं जिनको उन पाकिस्तानियों का हौसला बढ़ाना चाहिए जो कहते हैं कि दहशतगर्दों को पकड़ो, या ये उनके लीडर हैं जो कहते हैं कि ये दहशतगर्द नहीं है? अब्दुल अजीज जैसे लोग उलमा हक हैं, ये बेकसूर हैं, इनके खिलाफ कोई केस नहीं है, इनके खिलाफ सिर्फ एक फॉरेन प्रोपेगेंडा, एक एजेंडा है। आज चौधरी निसार ने मुहब्बे वतन, अमन पसंद पाकिस्तानियों के बाजू मजबूत किए हैं या उन लोगों के बाजू मजबूत किए हैं जो दहशतगर्दों को अपना हाकिम मानते हैं, आलिम मानते हैं, इमाम मानते हैं और पाकिस्तान के अंदर हर किस्म की खुराफात बर्पा करने पर तैयार हैं? मगर इसमें एक मसला है। चौधरी निसार साहब के एक क्रेडिट पर यह बात जाती है कि उनकी वजारत दाखिला में, जिसकी उन्होंने रिपोर्ट भी पेश की कौमी असेंबली में, कि जी चीजें इंप्रूव हुई हैं, इस्लामाबाद में चीजें बड़ी इंप्रूव हुई हैं। इसको आप इस तरह देखेंगे कि ये चौधरी निसार साहब इस तरफ हैं या उस तरफ, या इस तरह देखेंगे कि 2007 के एक्सपीरियंस से सीखते हुए वो मामलात खराब नहीं करना चाहते? ऐसा ना हो कि जो ऑपरेशन की ओनरशिप है वो डिस्प्यूटेड हो जाए, अवाम की नजर में 2007 वाला मामला हो जाए। वही मैं आपसे कह रहा हूं ना कि वो मोमेंटम इनको लास्ट ईयर मिल गया था। अगेन देखें, ये है वजीर दाखिला मुल्क के,
मुल्क की हिफाजत इन्हीं की जिम्मेदारी है। इन्होंने खुद वॉलंटियर किया ना कि मुझे मिनिस्टर बनाओ, और ये मिनिस्टर बनते भी और आके बयान भी देते हैं। जो अच्छा काम किया चौधरी निसार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मगर आपने आज जब ये बयान दे के कह दिया कि कोई केस नहीं है, तो कल फिर क्यों कोई दीवाना पागल निकलेगा बाहर कराची या पाकिस्तान के इस्लामाबाद की शहरों के ऊपर और बोलेगा कि दहशतगर्दों को बंद करो, जब वो लोग जो हमारा वोट लेके असेंबलियों में आते हैं कहते हैं कि इन FIR, और ये खत लिखा था हमने IG इस्लामाबाद को और इसको CC किया था चौधरी निसार साहब को। इस बात को भी 11 महीने हो गए कि भाई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चेंज करो। FIR वाला खत था वो आपने चौधरी निसार साहब को CC भी किया था। CC किया था कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चेंज करो, सही से मामला नहीं हो रहे। और आप मैं देख सकता हूं, आप बिल्कुल देख सकते हैं सर, 12 जनवरी का ये खत है। उसके साथ साथ ये आपने ताहिर आलम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को लिखा है। इसके आखिर में CC देखिए कौन कौन है स्क्रीन पर, नाज़रीन भी अगर देख सकें। और ठीक है, आपने CC किया बच्चों। फिर ये वो क्या कहते हैं ओपिनियन है जो IG इस्लामाबाद ने ली कि जब इन्होंने दाइश को दावत दी, इस वक्त पूरी दुनिया पागल हुई है दाइश को लेके, और हमारे इस्लामाबाद के अंदर ये साहब, इनका टेलीविजन इंटरव्यू अगर आप बोलेंगे वीडियो मैं फराम करूंगा जिसमें इन्होंने ओन किया है कि जो वीडियो बार बार आती है ना, अरबी में बयान किया जा रहा है, बगदादी को बुलाया जा रहा है और कहते हैं जामे हफ्जा की वीडियो है, इनका खुद का बयान है, मैं उस वीडियो पर पढ़ा हुआ जिसपे कहते हैं तो क्या हुआ अगर मेरे मदरसे की बच्चियों ने दाइश को दावत दी थी पाकिस्तान में, कौन सी कुरान और सुन्नत के क्या कहते हैं नफी कर दी इन्होंने। अभी वो डिसोन करते हैं, आप कह रहे हैं उस वक्त इन्होंने कहा था कि वीडियो पे है। इसके बाद ये भी बयान है कि दाइश की बहारें पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान भी महसूस करेगा। इस बात को 1 साल हो गया है। ये आप कहते हैं कोई केस नहीं है, आप कहते हैं मामला हमें इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए, आप उल्टा एक हरासमेंट दे रहे हैं कि किसके पास है, वो कि जिसके खौफ से आप मोबाइल सर्विस बंद कर रहे हैं और एक आम पाकिस्तानी को बता रहे हैं कि तुम्हारे कैपिटल में, पार्लियामेंट के और सुप्रीम कोर्ट के और PM हाउस के तरफ में 202 किलोमीटर रेडियस के अंदर और डिप्लोमेटिक एनक्लेव भी पास है जहां पे लाल मस्जिद वाक़या है, उसके आगे हम सब असला डाल देंगे और सब बेबस हो जाएंगे। मुझे नहीं पता अब्दुल अजीज साहब किसकी डोर खींचते हैं, इनके हाथ कहां तक जाते हैं, ये इस नेक्सस में कितना शामिल है, मगर मुझे ये पता है कि 2007 जब आपने ऑपरेशन किया उस वक्त शायद मैंडेट नहीं था। APS के बाद पूरा पाकिस्तान चला रहा था, बस कर दो। इन्होंने 1 साल जाया किया, इन्होंने उस वक्त हिम्मत का सबूत नहीं दिया, इस वक्त ये वो काम नहीं कर सके और अब रो रहे हैं बैठ के। जब आप जाया करने की बात करते हैं और स्पेसिफिक लाल मस्जिद के हवाले से बात कर रहे हैं, वरना तो अचीवमेंट है, ऑपरेशन हुआ, APS के बाद एक कौम मुत्तहिद हुई, ऑपरेशन ने एक मोमेंटम पकड़ा, अब लाल मस्जिद स्पेसिफिक बात करने के जायके नहीं, क्या लोकल गवर्नमेंट के अंदर राह हक पार्टी जो कि पहले सिपा साहबा अहले सुन्नत वल जमात के नाम से जानी जाती थी, क्या 4 पार्टियों के साथ अलायंस बना के दोबारा नहीं आई? क्या इलेक्शन के ऊपर मुमताज कादरी के बैनर की शक्ल नजर हमें नहीं आई? आप किसने काम कामयाब हो गए? हम तुमको वोट दे के असेंबलियों में ला रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट के अंदर लेके आ रहे हैं। जिब्रान नासिर बहुत शुक्रिया। जिब्रान नासिर हमारे साथ मौजूद थे। एक अहम बात यह है कि इस केस के हवाले से, क्योंकि फ्लोर ऑफ द हाउस पर यह बात की गई थी, तो हमने पुलिस के आला ज़राए से बात की इस्लामाबाद में कि क्या ये FIR इंटीरियर मिनिस्ट्री के इल्म में नहीं है, ये केस उनको पता नहीं है जिसकी जिब्रान नासिर बात कर रहे हैं और उनके पास पूरे प्रूफ्स मौजूद हैं। तो ये हमें बात बताई गई कि 11 महीने पहले जब ये FIR हुई और सिविल सोसाइटी चाहती थी कि ये FIR हो, तो उस वक्त पुलिस ने खास तौर से वजारत दाखिला से पूछा कि क्या हम ये FIR कार्ड दें, और जब FIR हुई तो वजारत दाखिला को एतमाद में लेकर हुई थी। फिर केस ना हो, आगे ना बढ़े, सवाल उठते हैं, सवाल जिब्रान नासिर ने भी उठाए हैं और उठते रहेंगे। रियासत की जिम्मेदारी है कि शहरियों को सही पैगाम दें और बताएं कि रियासत की पोजीशन क्या है। और प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे। एक अहम डेवलपमेंट हुई है, आपको बताएंगे कि आज वजीर आजम हाउस में रेंजर्स के इख्तियारात के हवाले से मियां नवाज शरीफ और आर्मी चीफ के दरमियान जो बात हुई है, उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट की, वजीर आजम नवाज शरीफ की पोजीशन क्या है, सिंध हुकूमत और वफाक के दरमियान मामला कहां जाएंगे। एक ब्रेक के बाद सिंध में रेंजर्स के इख्तियारात में कमी के मामले पर वफाक की तरफ से पहला रद्द अमल सामने आ गया। अवामी सतह पर सामने नहीं आया, मगर मीटिंग की अंदर की कहानी क्या है, वफाकी हुकूमत क्या मौक़िफ़ लेगी। वफाकी हुकूमत ने अगर किसी मीटिंग के अंदर खामोशी तोड़ी है तो वो क्या है। सिंध असेंबली से रेंजर्स के क़याम में तोसी, मगर इख्तियारात में कमी की करारदाद पेश होने के 2 दिन बाद आज वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सदारत में सियासी और अस्करी क़यादत का इजलास हुआ। ये अहम इजलास 3.5 घंटे जारी रहा। ज़राए के मुताबिक सियासी और अस्करी क़यादत ने कराची में रेंजर्स के इख्तियारात महदूद करने के मामले पर गहरी तशवीश का इजहार किया। जहां अस्करी क़यादत ने किया, वहां सियासी क़यादत ने भी किया। तय किया गया कि रेंजर्स के इख्तियारात के मामले पर वफाकी हुकूमत के सरबराह मियां नवाज शरीफ सिंध हुकूमत से राब्ता करेगी और इस मामले के हल पर बात करेगी। फैसला किया गया कि कराची ऑपरेशन में अब तक की कामयाबियों को किसी तौर जाया नहीं होने दिया जाएगा। कराची ऑपरेशन मंतकी अंजाम तक हर सूरत में जारी रखा जाएगा
और इजलास के बाद रेंजर्स के इख्तियारात के मामले पर वजीर आजम ने अपने कानूनी मुशीरों से, ये अंदर की बात हम आपको बता रहे हैं कि मुशावरत भी की कानूनी मुशीरों से मियां नवाज शरीफ साहब ने, जबकि वफाकी हुकूमत की जानिब से सूबाई हुकूमत को तजावीज़ और मुमकिन ऑप्शंस पर गौर किया गया कि क्या उन्हें तजावीज़ दी जानी चाहिए। इजलास में दूसरे बहुत सारे मामलों पर बात हुई और तफसीलन हुई, अफगानिस्तान के हवाले से, पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से, इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से, लेकिन इस अहम मामले पर भी बात हुई। क्या बात हुई इसके बारे में जानते हैं। आसिफ अली भट्टी हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा खुसूसी जियो न्यूज़। आसिफ अली भट्टी, करने वाली है वफाकी हुकूमत, 2 दिन से ये मामला लटका हुआ था कि क्या वफाकी हुकूमत खामोश रहेगी, रेंजर्स खामोशी से बर्दाश्त कर लेगी जो भी मामला होगा, क्या डेवलपमेंट है? जी शाहजेब साहब, आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में तवील मशावरत हुई है। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अस्करी और सियासी क़यादत की आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ और इसमें DGISI भी शरीक थे, वफाकी वज़रा भी बैठे थे, मुशीरान भी बैठे थे, मुशीर सलामती भी थे। तो इस इजलास में जो ज़्यादा फोकस रहा है, गो के 4-5 इशूज़ थे, जिसमें सऊदी अरब के साथ इत्तेहाद में शामिल होना है कि नहीं, साथ में अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकराती अमल कैसे शुरू किया जाए और भारत के साथ मुज़ाकराती अमल के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है वज़ारत ख़ारजा की तरफ से। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर की अंदरूनी सूरत हाल है, यानी कि सिक्योरिटी की, खासतौर पर कराची की, फोकस रहा है और रेंजर्स का जो इख्तियारात महदूद करने के हवाले से सिंध हुकूमत ने करारदाद पेश की है, वो भी फोकस रहा है। हमारे ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने बुनियादी तौर पर जो ब्रीफ किया गया था उन्हें कुछ दिन पहले जब वो सिंध गए थे और बताया गया था कि रेंजर्स ने भरपूर कामयाबियाँ हासिल की हैं और 80% जराइम में कमी आई है रेंजर्स की कार्रवाइयों की वजह से। तो उस अमन को आज इंडोर्स किया है आर्मी की जो क़यादत है, जो आज वज़ीर-ए-आज़म के साथ मिल बैठी थी, और ये बात बड़ी वाज़ेह अंदाज में कही गई है कि जो कुर्बानियाँ दी गई हैं अब तक रेंजर्स की तरफ से, जो कोशिशें की गई हैं, उनको रायगान नहीं जाने दिया जाएगा और जो अब तक चीज़ें हासिल की गई हैं, जो अचीवमेंट्स हासिल हुई, उनको कंसोलिडेट किया जाएगा और उनको आगे बढ़ाया जाएगा। और इन कोशिशों पर जो कि दहशतगर्दी के लिए जो फंडिंग हो रही है और ख़ासतौर पर जो करप्शन हो रही है, उसके खिलाफ जो रेंजर्स ने कार्रवाइयाँ की हैं, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, वो जारी रहेगी। और वफाकी हुकूमत ने भी ये अश्योरेंस दिलाई है और हमारे ज़राए कहते हैं कि अब फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सिंध हुकूमत से बात करेगी और इस मामले को कि सिंध हुकूमत किस तरह से रेंजर्स के इख्तियारात को कम कर रही है, इसको किस तरह से मुआयनस किया जाए और किस तरह से रेंजर्स दोबारा से अपनी कार्रवाई उसी सूरत के साथ जारी रख सकें जैसे उन्होंने शुरू में की थी और कामयाबियां हासिल की थी, वो जारी रह सके। वफाकी हुकूमत राब्ता करेगी, बात करेगी सिंध हुकूमत के साथ। और इस सिलसिले में हमारे ज़राए ये भी कहते हैं कि जैसे ही 3.5 घंटे का ये इजलास खत्म हुआ है, उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी कानूनी टीम के साथ और कुछ मुशीरों के साथ इस बात पर मशावरत की है कि अब वफाकी हुकूमत का क्या लाहेमल हो सकता है और उनको ये मशवरा दिया गया है कि वफाकी इदारों को जो इख्तियार दिया जाता है आइन के तहत और कानून के तहत, उस पर कोई कदगन नहीं लगाई जा सकती। किसी सिंध के वज़ीर आला या किसी भी सूबाई वज़ीर आला की तरफ से उन्हें रोका नहीं जा सकता है। तो ये बिल्कुल एक वाज़ेह लाहेअमल सामने आ गया है और वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने बहुत शुक्रिया। आसिफ अली भट्टी हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि क्या मौक़िफ़ होगा वफाकी हुकूमत का, अब इस पर सिंध हुकूमत कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, क्योंकि एक तरफ ये सारा मामला हो रहा है और दूसरी तरफ डॉक्टर आसिम हुसैन केस में सिंध हुकूमत और रेंजर्स की कशमकश अभी खत्म नहीं हुई। आज जो कुछ हुआ, वो जो मुख्तलिफ अनोखे वाक़यात हुए डॉक्टर आसिम केस के हवाले से, उसमें इजाफा है जो कुछ आज हुआ। आज इस केस में अहम पेशरफ्त ये हुई कि सरकारी वकील अपनी ही सरकार के खिलाफ अदालत चला गया। यही नहीं, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर मुश्ताक जहांगीरी ने सिंध हुकूमत पर दबाव का इल्जाम भी लगाया। सिंध हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन पर डॉक्टर आसिम हुसैन के हक में बयान देने के लिए दबाव डाला जा रहा है। गैर जानिबदाराना मौक़िफ़ पर डटे रहने के बाइस उन्हें बाहैसियत प्रोसिक्यूटर हटाए जाने का खदशा है। हुकूमत को उन्हें बाहैसियत प्रोसिक्यूटर हटाने से रोका जाए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस सज्जाद अली शाह ने फौरी समाअत की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए दरख्वास्त को मामूल के मुताबिक किसी बेंच में चलाने की हिदायत कर दी। है अहम मामला है क्योंकि पीर 21 दिसंबर को डॉक्टर आसिम के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के खात्मे की रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी और इस रिपोर्ट की बुनियाद पर अदालत डॉक्टर आसिम की जमानत से मुताल्लिक फैसला कर सकेगी। इस रिपोर्ट पर अगर सरकारी वकील ही एतराज कर देता है, अगर वही कहता है कि उसे पर दबाव है, तो मामला पेचीदा हो सकता है। जराए के मुताबिक पुलिस ने डॉक्टर आसिम हुसैन के खिलाफ दर्ज होने वाले मुकदमे की हतमी रिपोर्ट तैयार कर ली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि डॉक्टर आसिम के खिलाफ दहशतगर्दी के कोई शवाहिद नहीं मिले। इसी बुनियाद पर डॉक्टर आसिम के खिलाफ दर्ज होने वाले मुकदमे को खारिज कर दिया जाए। रिपोर्ट पुलिस के डीएसपी लीगल ब्रांच की मुशावरत से तैयार की गई है। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट ने डॉक्टर आसिम के केस के तफ्तीशी अफसर की तब्दीली और मुकदमे से 497 सेक्शन के तहत बरियत के खिलाफ रेंजर्स की दरख्वास्त निपटा दी और हुक्म दिया कि मामला तफ्तीशी मराहिल से गुजर रहा है, अदालत कोई हुक्म जारी नहीं कर सकती। अगर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं
तो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के मुंतसिम जज के सामने पेश करें। इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने कोर्ट रिपोर्टर से। हमारे साथ मौजूद है जवाद शुएब। जवाद, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। क्या मामला है? ये अदालत में इतना सारा कुछ हुआ कि अब खुद ही हुकूमती वकील कह रहा हो, प्रोसिक्यूटर कह रहा हो कि मुझ पर दबाव है। क्या हुआ आज अदालत में? जी शाहजेब, ये वही मामला है जो डॉक्टर आसिम हुसैन केस के सिलसिले में शुरू से ही सिंध हाई कोर्ट में जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के मुंतजिम जज हैं जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो, उनकी अदालत में पेश आ चुका है। पहली हेयरिंग के दौरान ही जो है वो तफ्तीशी अफसर और उसके बाद जो है वो प्रोसिक्यूटर और प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध जो शहादत अवान एडवोकेट हैं, उनके दरमियान पहली हेयरिंग में भी वहाँ पर अदालत के अंदर तलक कलामी हुई थी, जिसके बाद जो है वो बाकायदा दूसरी हेयरिंग पर जब डॉक्टर आसिम हुसैन को पेश किया गया था तो एक नोटिफिकेशन अदालत में पेश किया गया कि मुश्ताक जहांगीरी एडवोकेट जो है वो डॉक्टर आसिम हुसैन केस में हुकूमत सिंध की जानिब से मुकर्रर करदा सरकारी वकील हैं जो अब पेश होंगे। और उस मौके पर भी शहादत अवान एडवोकेट जो प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध थे वो इस बात से, इस नोटिफिकेशन से लाइल्म थे। उसके बाद जब गुज़श्ता समाअत हुई जिस दिन 497 सेक्शन के तहत डॉक्टर आसिम हुसैन को 780A में बरियत के हवाले से अदालत में रिपोर्ट पेश की गई, उस दिन भी मुश्ताक जहांगीरी एडवोकेट जो इस केस में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, उन्होंने तफ्तीशी अफसर की इस रिपोर्ट को मुस्तरद किया और उन्होंने अदालत को कहा कि 780A जो है मुद्दई को बगैर बताए और प्रोसिक्यूटर से बगैर मशवरे के ये आयो ने तब्दील किया। और उन्होंने ये बात भी अदालत में कही थी कि आयो के ऊपर आला सरकारी हुक्काम का दबाव है, जिसके नतीजे में ये तफ्तीशी रिपोर्ट पेश की जा रही है। गुज़श्ता समाअत का ये हाल था जिस पर अदालत ने जो 21 दिसंबर तक तफ्तीशी अफसर DSP अल्ताफ हुसैन से 173 सेक्शन के तहत रिपोर्ट तलब की थी कि आया वो बताएं कि उन्होंने किस बुनियाद पर 780A जो इस मुकदमे से ख़त्म किए डॉक्टर आसिम हुसैन के खिलाफ। 21 दिसंबर को समाअत होनी है और यही जो है वो कहा जा रहा था कि तफ्तीशी अफसर की इस रिपोर्ट पर जो है वो एतराज़ करेंगे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर मुश्ताक जहांगीरी, जिसका हल ढूंढा जा रहा है। और इतला सुबह से ही आज ये थी कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर को आज तब्दील कर दिया जाएगा, डी-नोटिफाई कर दिया जाएगा और शहादत अवान एडवोकेट को ये चार्ज दिया जाएगा। ताहम रेंजर्स के जो मुद्दई हैं वो अदालत पहुंचे, उन्होंने एक पटिशन की तफ्तीशी अफसर की तब्दीली के खिलाफ, जिसे अदालत ने निपटा दिया। दूसरी पटिशन जो थी वो बहुत शुक्रिया जवाद शुएब हमारे साथ मौजूद थे। कि अदालत में आज क्या हुआ? डॉक्टर आसिम पर दहशतगर्दी के इल्जामात से मुतालिक फैसला तो पीर तक मुतवक्को है, लेकिन डॉक्टर आसिम इस वक्त करप्शन इल्जामात पर नैब की तहवील में है। पुलिस ने तो डॉक्टर आसिम पर लगे दहशतगर्दी के इल्जामात खुद ही वापस ले लिए। क्या नैब डॉक्टर आसिम पर करप्शन का इल्जाम साबित कर सकेगी? अहम सवाल है। और हम जो हकाइक आपके सामने रख रहे हैं उसके बाद सवाल और ज्यादा अहम हो जाता है। नैब 1999 में अपने कयाम से अब तक कराची से मुताल्लिक कई हाई प्रोफाइल केसेस एहतसाब अदालतों में भिजवा चुका है, लेकिन उनमें से 1240 केसेस में जुर्म साबित नहीं हुआ। अदालत ने उन मुल्जिमान को रिहा कर दिया। गुज़िश्ता साल मुल्क भर से नैब को 8797 शिकायतें मौसूल हुई, जिनमें 800 शिकायतें कराची से मिली, जिनमें से 668 को इब्तिदाई मरहले में ही मुस्तरद कर दिया गया। कराची की 800 में से 668 शिकायतें मुस्तरद हो गई, जबकि 43 पर तहकीकात हो रही हैं। गुज़िश्ता साल नैब ने 292 इंक्वायरीज पर काम शुरू किया, सिर्फ 13 पे काम मुकम्मल हुआ। 65 केसेस पर तहकीकात का फैसला किया गया और इनमें से 5 पर अमल हुआ। नैब की कारकर्दगी भी तसल्ली बख्श नहीं। क्या नैब डॉक्टर आसिम पर करप्शन के इल्जामात साबित कर सकेगी? कहीं ये केस भी कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए मजीद मुश्किलात तो पैदा नहीं कर देगा? प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। जिक्र होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ऑपोजिशन मोड में है और पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन में मोड में है और कुछ इस तरह कि पंजाब में पीपल्स पार्टी और क्यू लीग के साथ मिलकर नून लीग के खिलाफ ऑपोजिशन करेगी पीटीआई, और सिंध में फंक्शनल और नून लीग के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी के खिलाफ ऑपोजिशन करेगी पीटीआई। ये करेगी कैसे पीटीआई? बात करेंगे पीटीआई से। अहम खबर आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और उसे यह एहसास पुख्ता होता जा रहा है कि सोलो फ्लाइट से काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की दूसरी बड़ी और पंजाब असम्बली में पहले नंबर की अपोजिशन पार्टी है और उसने फैसला किया है कि वो दूसरी जमातों के साथ मिलकर पंजाब में भरपूर अपोजिशन करेगी। आज तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से लाहौर में एक सहाफ़ी ने अपोजिशन जमातों से इत्तेहाद से मुताल्लिक सवाल किया कि पीटीआई पीपल्स पार्टी और क्यू लीग से इत्तेहाद करेगी, तो इमरान खान ने कहा कि जो भी अपोजिशन में हो उससे इत्तेहाद करेंगे। एक मजबूत ऑपोजिशन बनने के लिए पूरी स्ट्रैटेजी अब बनाएंगे और हमने अब इस तरह की ऑपोजिशन नहीं बनना कि इनको रबर स्टैम्प कर देंगे, जो मर्जी करें, ये ऑरेंज ट्रेन बना दें,
उसका ना पंजाब असेंबली में डिस्कस हो, सिग्नल फ्री रोड बन जाती है, उसकी ना एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, ना कुछ है, कोई पता चलता है, ना बजट में चीजें होती हैं, एकदम फैसले कर लेते हैं। ये बादशाह है। अमेरिका खान साहब क्या कह रहे थे? तहरीक इंसाफ की तरफ से सिंध में भी जो अपोजिशन अलायंस आज अनाउंस हुआ, उसमें तहरीक इंसाफ, नून लीग और फंक्शनल के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ भरपूर अपोजिशन करने का इरादा रखती है। मरकज में खुर्शीद शाह साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की मुलाकात हुई थी, जिसमें इस बात का फैसला किया गया था कि मरकज में नून लीग के खिलाफ मिलकर अपोजिशन होगी। ये कैसे मुमकिन होगा, कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी? महमूद रशीद साहब, लीडर ऑफ द अपोजिशन पंजाब असेंबली, हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया महमूद रशीद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अहम बात है और मस्बत बात है कि दूसरी जमातों के साथ मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन का इरादा रखती है, मगर ये मुमकिन कैसे होगा कि सिंध में नून लीग और फंक्शनल के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी के खिलाफ अपोजिशन हो और पंजाब में पीपल्स पार्टी और क्यू के साथ मिलकर नून लीग के खिलाफ अपोजिशन और मरकज में भी ये मामला, ये कैसे होगा? देखिए, मैं ये समझता हूं कि ये बात तो चेयरमैन ने दुरुस्त कही है कि यहाँ पर हम पंजाब के अंदर तो पहले भी हमारा लाइजन दीगर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ था, जिसमें जमात इस्लामी थी, क्यू लीग थी, पीपल्स पार्टी के लोग थे। हम इशू टू इशू आपस में कंसेंसस बिल्डअप भी करते थे और असेंबली की कार्रवाई के दौरान भी हमारा आपस में ताउन होता था। लेकिन अब की बार ज़्यादा जारहाना अंदाज से हम चीज़ों को लेंगे। ख़ास तौर पे ये जो ब्लॉक एलोकेशन है कि चीफ मिनिस्टर की डिस्पोजल पे अरबों खरबों रुपए वो रखे जाते हैं और असेंबली के अंदर वो चीज़ें नहीं लाई जाती, ना बजट के अंदर होती हैं, और चुपके से कोई अरबों रुपए का प्रोजेक्ट जो है ना वो अनाउंस कर दिया जाता है, किसी को एतमाद में नहीं लिया जाता। सो मच सो कि कैबिनेट के लोग जो हैं वो भी बेखबर होते हैं और असेंबली के अंदर बिल्कुल किसी किस्म की कोई चीज इस तरह की वो डिस्कशन के लिए नहीं आती, ताकि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं और इलेक्टेड लोग जो हैं, आपके जितने भी एतराज है ये अपनी जगह पर शायद दुरुस्त भी हैं, मगर आप पहले भी कोशिशें रहे हैं कि फ्लोर ऑफ द हाउस पर ये चीजें आए, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की हैसियत से भी कोशिश करते रहे हैं, कामयाबी नहीं हुई। तो पीपल्स पार्टी और क्यू लीग तो बहुत ही मुख्तसर सी तादाद में है, इनको मिला के आपकी कोशिश कैसे कामयाब हो जाएगी कि शहबाज शरीफ साहब अकाउंटेबल हो और इजाजत लेके कोई ब्रिज बना रहे हो, कोई रोड बना रहे हो, मेट्रो आपसे पूछ के बन रही हो, ऑरेंज लाइन के हवाले से चीजें असेंबली में आ रही हो, कैसे हो जाएगा इनके साथ मिलकर ये काम? देखिए, हम इसमें ज्यादा एक जारहाना अंदाज अपना इख्तियार करेंगे, फिर असेंबली के अंदर असेंबली के बाहर पहले भी करते रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं जब मुतहिदा अपोजिशन होगी, जॉइंट अपोजिशन होगी, तो फिर कोशिश करेंगे हम, अगर वो हमारी बात को नहीं मानते, वो अकाउंटेबल नहीं होते, चीज़ों को असेंबली के अंदर लेके नहीं आते, पार्लियामेंट को और असेंबली को एतमाद में नहीं लेते, तो फिर असेंबली के बिजनेस को हम नहीं चलने देंगे। हम इसमें आखिरी हद तक भी जाएंगे। आज की हमारी मीटिंग के अंदर जो स्ट्रेटजी हमने बदली है और उसमें इंतहाई कदम भी हम उठाएंगे कि अगर आवाम के फंड्स और अरबों रुपए के फंड्स वो बगैर पूछे बताए किसी भी फोरम के ऊपर इस तरह से मिसयूज होंगे, इस तरह से ये प्रोजेक्ट लगेंगे, तो इसको हम आइंदा नहीं होने देंगे। इसमें आखिरी हद तक भी हम अपोजिशन करनी पड़ी, सड़कों के ऊपर जाना पड़ा, असेंबली के अंदर और बाहर दोनों फोरम्स को भरपूर तरीके से अपोजिशन के दीगर पार्टियों को एतमाद में लेकर ये कदम मगर आपको नहीं लगता ये प्रॉब्लम आपको आएगा कि अगर आप बहुत अग्रेसिव, जैसे आज खान साहब ने जब बात की है, दो बातें की हैं, एक रेंजर्स के फेवर में की जिस जो जाहिर पीपल्स पार्टी के खिलाफ है, एक नून लीग के अगेंस्ट की जो पीपल्स पार्टी को पंजाब में सूट करती होगी, मगर सिंध में रेंजर्स वाला मामला पीपल्स पार्टी, तो आप एक जगह अपोज कर रहे होंगे, दूसरी जगह नून लीग को पीपल्स पार्टी, ये मामला मिक्सअप नहीं होगा कि पंजाब की पीपल्स पार्टी आपका साथ ना दे रही हो आपकी सिंध वाली पोजीशन पर, या कर लेंगे आप अपोजिशन दोनों जगह अलग अलग? देखिए, सिंध वाली पोजीशन पे हम तो फोकस करेंगे पंजाब की पॉलिटिक्स को, जो नेशनल पॉलिटिक्स है उसको शायद हम उस अंदाज के साथ बीच पे नहीं लेके आएंगे। लेकिन जो पंजाब एक बहुत बड़ी बैटलफील्ड है और सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, 11-12 करोड़ आवाम का, इसका बजट के एतबार से भी, और ये एहसास तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर मौजूद है कि ये बिल्कुल असेंबली को रबर स्टैंप समझा हुआ और बुलडोज करते हैं हर चीज, किसी को एतमाद में नहीं लेते। ये दोनों तीनों दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, भले उनकी वहां पर अददी अक्सरियत कम है, लेकिन हर जगह ये एहसास मौजूद है कि अपोजिशन को पिछले 2.5 साल में दीवार के साथ लगाए रखा। बहुत शुक्रिया, कोई हमारी जो है ना, बहुत शुक्रिया। मियां महमूद रशीद साहब हमारे थे, इरादा इस बात का कर रहे थे और कह रहे थे कि इस दफा अब ये नहीं होने देंगे हम कि जो दिल चाहे बना दें, जो ब्रिज, जो रोड और उसकी अकाउंटेबिलिटी पार्लियामेंट में ना हो रही हो, पंजाब असेंबली में ना हो रही हो, अब इस हवाले से भरपूर किरदार अदा किया जाएगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक। अच्छी खबरें आ रही थी पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से।
मगर अब जो बयानात आए हैं वो इतने मस्बत 3-4 हफ्ते में हो जाएंगे, दोनों तरफों से हो जाएंगे। भारत से तो तवक्को कमी थी, पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ ऐसे बयानात आए हैं, उस पर बात करेंगे जरा तफसील से एक ब्रेक के बाद। अहम खबर आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और उसे यह एहसास पुख्ता होता जा रहा है कि सोलो फ्लाइट से काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असेंबली की दूसरी बड़ी और पंजाब असेंबली में पहले नंबर की अपोजिशन पार्टी है और उसने फैसला किया है कि वो दूसरी जमातों के साथ मिलकर पंजाब में भरपूर अपोजिशन करेगी। आज तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से लाहौर में एक सहाफी ने अपोजिशन जमातों से इत्तेहाद से मुताल्लिक सवाल किया कि पीटीआई पीपल्स पार्टी और क्यू लीग से इत्तेहाद करेगी, तो इमरान खान ने कहा कि जो भी अपोजिशन में हो उससे इत्तेहाद करेंगे। एक मजबूत ऑपोजिशन बनने के लिए पूरी स्ट्रैटेजी अब बनाएंगे और हमने अब इस तरह की ऑपोजिशन नहीं बनना कि इनको रबर स्टैम्प कर देंगे, जो मर्जी करें, ये ऑरेंज ट्रेन बना दें, उसका ना पंजाब असेंबली में डिस्कस हो, सिग्नल फ्री रोड बन जाती है, उसकी ना एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है ना कुछ है, कोई पता चलता है ना, बजट में चीजें होती हैं, एकदम फैसले कर लेते हैं। ये बादशाह है। अमेरिका खान साहब क्या कह रहे थे? तहरीक इंसाफ की तरफ से सिंध में भी जो अपोजिशन अलायंस आज अनाउंस हुआ उसमें तहरीक इंसाफ, नून लीग और फंक्शनल के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ भरपूर अपोजिशन करने का इरादा रखती है। मरकज में खुर्शीद शाह साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की मुलाकात हुई थी जिसमें इस बात का फैसला किया गया था कि मरकज में नून लीग के खिलाफ मिलकर अपोजिशन होगी। ये कैसे मुमकिन होगा, कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी? महमूद रशीद साहब, लीडर ऑफ द अपोजिशन पंजाब असेंबली, हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया महमूद रशीद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अहम बात है और मस्बत बात है कि दूसरी जमातों के साथ मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन का इरादा रखती है, मगर ये मुमकिन कैसे होगा कि सिंध में नून लीग और फंक्शनल के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी के खिलाफ अपोजिशन हो और पंजाब में नून पीपल्स पार्टी और क्यू के साथ मिलकर नून लीग के खिलाफ अपोजिशन और मरकज में भी ये मामला, ये कैसे होगा? देखिए, मैं ये समझता हूं कि ये बात तो चेयरमैन ने दुरुस्त कही है कि यहाँ पर हम पंजाब के अंदर तो पहले भी हमारा लाइजन दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ था, जिसमें जमात इस्लामी थी, क्यू लीग थी, पीपल्स पार्टी के लोग थे। हम इशू टू इशू आपस में कंसेंसस बिल्डअप भी करते थे और असेंबली की कार्रवाई के दौरान भी हमारा आपस में ताउन होता था। लेकिन अब की बार ज़्यादा जारहाना अंदाज से हम चीज़ों को लेंगे। ख़ास तौर पे ये जो ब्लॉक एलोकेशन है कि चीफ मिनिस्टर की डिस्पोजल पे अरबों खरबों रुपए वो रखे जाते हैं और असेंबली के अंदर वो चीज़ें नहीं लाई जाती, ना बजट के अंदर होती हैं, और चुपके से कोई अरबों रुपए का प्रोजेक्ट जो है ना वो अनाउंस कर दिया जाता है, किसी को एतमाद में नहीं लिया जाता। सो मच शो कि कैबिनेट के लोग जो हैं वो भी बेखबर होते हैं और असेंबली के अंदर बिल्कुल किसी किस्म की कोई चीज इस तरह की वो डिस्कशन के लिए नहीं आती, ताकि जो पार्लियामेंट आपके जितने भी एतराज है ये अपनी जगह पर शायद दुरुस्त भी है, मगर आप पहले भी कोशिश रहे हैं कि फ्लोर ऑफ द हाउस पर ये चीजें आए, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की हैसियत से भी कोशिश करते रहे हैं, कामयाबी नहीं हुई। तो पीपल्स पार्टी और क्यू लीग तो बहुत ही मुख्तसर सी तादाद में है, इनको मिला के आपकी कोशिश कैसे कामयाब हो जाएगी कि शहबाज शरीफ साहब अकाउंटेबल हो और इजाजत लेके कोई ब्रिज बना रहे हो, कोई रोड बना रहे हो, मेट्रो आपसे पूछ के बन रही हो, ऑरेंज लाइन के हवाले से चीजें असेंबली में आ रही हो, कैसे हो जाएगा इनके साथ मिलकर ये काम? देखिए, हम इसमें ज्यादा एक जारहाना अंदाज अपना इख्तियार करेंगे, फिर असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर पहले भी करते रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं जब मुतहिदा अपोजिशन होगी, जॉइंट अपोजिशन होगी, तो फिर कोशिश करेंगे हम, अगर वो हमारी बात को नहीं मानते, वो अकाउंटेबल नहीं होते, चीज़ों को असेंबली के अंदर लेके नहीं आते, पार्लियामेंट को और असेंबली को एतमाद में नहीं लेते, तो फिर असेंबली के बिजनेस को हम नहीं चलने देंगे। हम इसमें आखिरी हद तक भी जाएंगे। आज की हमारी मीटिंग के अंदर जो स्ट्रेटजी हमने बदली है और उसमें इंतहाई कदम भी हम उठाएंगे कि अगर अवाम के फंड्स और अरबों रुपए के फंड्स वो बगैर पूछे बताए किसी भी फोरम के ऊपर इस तरह से मिसयूज होंगे, इस तरह से ये प्रोजेक्ट लगेंगे, तो इसको हम आइंदा नहीं होने देंगे। इसमें आखिरी हद तक भी हम अपोजिशन करनी पड़ी, सड़कों के ऊपर जाना पड़ा, असेंबली के अंदर और बाहर दोनों फोरम्स को भरपूर तरीके से अपोजिशन के दीगर पार्टियों को एतमाद में लेकर ये कदम मगर आपको नहीं लगता ये प्रॉब्लम आपको आएगा कि अगर आप बहुत अग्रेसिव, जैसे आज खान साहब ने जब बात की है, दो बातें की हैं, एक रेंजर्स के फेवर में की जिस जो जाहिर पीपल्स पार्टी के खिलाफ है, एक नून लीग के अगेंस्ट की जो पीपल्स पार्टी को पंजाब में सूट करती होगी, मगर सिंध में रेंजर्स वाला मामला पीपल्स पार्टी, तो आप एक जगह अपोज कर रहे होंगे, दूसरी जगह नून लीग को पीपल्स पार्टी, ये मामला मिक्सअप नहीं होगा कि पंजाब की पीपल्स पार्टी आपका साथ ना दे रही हो आपकी सिंध वाली पोजीशन पर, या कर लेंगे आप अपोजिशन दोनों जगह अलग अलग?
देखिए, सिंध वाली पोजीशन पे हम तो फोकस करेंगे पंजाब की पॉलिटिक्स को। जो नेशनल पॉलिटिक्स है उसको शायद हम उस अंदाज के साथ बीच पे नहीं लेके आएंगे, लेकिन जो पंजाब एक बहुत बड़ी बैटलफील्ड है और सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, 11-12 करोड़ आवाम का, इसका बजट के एतबार से भी, और ये एहसास तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर मौजूद है कि ये बिल्कुल असेंबली को रबर स्टैंप समझा हुआ है और बुलडोज करते हैं हर चीज, किसी को एतमाद में नहीं लेते। ये दोनों तीनों दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, भले उनकी वहां पर अददी अक्सरियत कम है, लेकिन हर जगह ये एहसास मौजूद है कि अपोजिशन को पिछले 2.5 साल में दीवार के साथ लगाए रखा। बहुत शुक्रिया। कोई हमारी जो है ना, बहुत शुक्रिया। मियां महमूद रशीद साहब हमारे थे, इरादा इस बात का कर रहे थे और कह रहे थे कि इस दफा अब ये नहीं होने देंगे हम कि जो दिल चाहे बना दें, जो ब्रिज, जो रोड और उसकी अकाउंटेबिलिटी पार्लियामेंट में ना हो रही हो, पंजाब असेंबली में ना हो रही हो, अब इस हवाले से भरपूर किरदार अदा किया जाएगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक। अच्छी खबरें आ रही थी पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से, मगर अब जो बयानात आए हैं वो इतने मस्बत 3-4 हफ्ते में हो जाएंगे, दोनों तरफों से हो जाएंगे। भारत से तो तवक्को कमी थी, पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ ऐसे बयानात आए हैं, उस पर बात करेंगे जरा तफसील से एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात में फिजा बदल रही है, सूरत हाल बदलती हुई नजर आ रही है। सरहद पार भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर उनके सियासतदान सुषमा स्वराज साहिबा, उनकी वजीर खारजा, मस्बत बातें कर रही हैं। दूसरी तरफ पाक फौज से हाल ही में रिटायर होकर कौमी सलामती के मुशीर की जिम्मेदारी संभालने वाले लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ ने आज कहा है कि पाकिस्तान और भारत के माजी में रहने के पाकिस्तान और भारत को माजी में रहने की बजाय आगे बढ़ना चाहिए और मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। भारतीय अखबार को दिए गए इंटरव्यू में नासिर जंजुआ ने कहा कि दोनों मुमालिक तमाम मसाइल हल करें और उन्हें आइंदा नस्लों के लिए ना छोड़ें। दूसरी जानिब सरहद पार से भी जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि मस्बत सोच सामने आ रही है और भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज जो बीजेपी की अहम रुकन है और माजी में इन्हीं पर पाक भारत ताल्लुकात की मुखालफत के इल्जामात लगते रहे हैं। 2001 में मुशर्रफ दौर में होने वाले आगरा मुज़ाकरात जब मुतासिर हुए तो उस वक्त भारतीय वजीर इत्तलात थी सुषमा स्वराज साहब और इन पर इल्जाम लगा था कि उन्होंने पाक भारत सरबराहान मुमलिकत की बातचीत से कश्मीर को खारिज इम्कान करार देकर बातचीत को मुतासिर किया। अब क्या कहती हैं जरा सुनिए। युद्ध या अकेला रास्ता नहीं है। जब हम लोगों ने बैठकर नई पहल की है कि हम बातचीत के रास्ते से इस मसले को सुलझाएंगे तो एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत हुई है और हम लोग चाहेंगे कि सदन इसमें हमें शुभकामनाएं दे कि बातचीत के रास्ते से ही रास्ता निकल आए। जंग पाकिस्तान के साथ रास्ता नहीं है और अब बातचीत के जरिए रास्ता निकालना चाहते हैं। हिना रब्बानी खर साहिबा साबिक वजीर खारजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। खर साहिबा बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। दो तरफा मौकफ आपने सुना, आपको लगता है कि फाइनली एक परमानेंट फिजा बनी है दोनों मुमालिक के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी की जो आगे बढ़ सकती है? आपके दौर में भी बड़ी कोशिशें हुई, हालात वाकयात नहीं पैदा हो सके, अब आपको लगता है एक मुस्तकिल फिजा बन रही है? इस वक्त जो हुआ है ये बहुत पॉजिटिव है, यकीनन बहुत पॉजिटिव है। और फ्रैंकली स्पीकिंग आज से 3 महीने पहले आप और मैं अगर बैठे हुए इसके ऊपर तब होते या बात कर होते तो हम कहते हैं कि मोदी सरकार प्रॉब्ली विल नॉट कम अराउंड, बट दे हैव कम अराउंड, दैट्स अ फैक्ट। अब ये देखना है कि आगे कितनी देर तक ये रवैया बरकरार रहता है। मेरे नजर में ये एक कोर्स करेक्शन हुई है मोदी सरकार की, क्योंकि आई थिंक जो पोजीशन उन्होंने वो ऐसी नहीं थी कि वो उसके साथ स्टिक कर सके, वो उनको लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते, क्योंकि दे वर नॉट ओनली हॉकिश बट दे वर आल्सो अ बिट चाइल्डिश। और रीजनल कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये सस्टेनेबल नहीं थी इस तरह की पोजीशन लेना। तो आई थिंक उन्होंने वो होपफुली, वी कैन ओनली होप, बिकॉज पहले भी आपने देखा कि 2-3 दफा कभी वजीर आजम और मोदी साहब की मुलाकात हुई और एक सजा बनी और फिर आपने देखा कि उसके बाद एकदम यू टर्न फिर से गलत तरफ आ गया। ठीक है ना, जो इंडिया की तरफ से था रवैया उस पर बड़ी तनकीद की गई, हमारे यहाँ से भी बहुत ज्यादा की गई। एक आपका एक इंटरव्यू है आज आपकी तरफ से दिया गया है एक अखबार को, जिसमें आपने कहा कि पाकिस्तान में अब भी प्राइम मिनिस्टर इतना पावरफुल नहीं जितना होना चाहिए, इतना फ्रीडम उसके पास नहीं होता। और जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रही हैं पाक भारत ताल्लुकात के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं इस बात को करूं तो ये तनकीद रही है कि जो फौज है और जो हुकूमत है वो एक पेज पर नहीं होती। मगर हाल ही में रिटायर हुए लेफ्टिनेंट जनरल की तरफ से अगर इस किस्म की बातें आ रही हो तो क्या तस्वुर किया जाए पाकिस्तान में हुकूमत और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत भारत से ताल्लुकात के हवाले से अब एक पेज पर हैं और ये मामला बेहतर नजर आ रहे हैं? देखिए, पहले तो जो मेरा इंटरव्यू अल जजीरा के साथ था उसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि क्या पाकिस्तान में मिलिट्री का रोल बाकी मुल्कों से ज्यादा है, तो आप में या कोई भी बच्चा
आई थिंक जरूर ये मानने का कि यकीनन ये बात दुरुस्त है। उसकी एक वजह है क्योंकि डिक्टेटरशिप्स पाकिस्तान में 33 साल रही हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस करोड हुए हैं, ये एक फैक्ट है। लेकिन जहां तक ये बात है कि एक आप जो जंजुआ साहब की स्टेटमेंट की बात करें, ये ऑब्वियसली बहुत खुशाइन बात है। मतलब मिलिट्री के कोई एक्स रिटायर्ड जनरल, करंट जनरल, पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर, कोई भी पाकिस्तान का बच्चा, पाकिस्तान का सिटीजन, आम शहरी, कोई भी इस तरह की बात करे तो वो सिर्फ एक ये है कि वो लॉजिकल रैशनल थिंकर है। बहुत शुक्रिया खर साहब हमारे साथ मौजूद थी। बहुत ही मस्बत डेवलपमेंट्स को करार दे रही हैं जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात और अल्फाज का और जुमलों का तबादला हो रहा है। पीर के दिन अब आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।